अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम फर्स्ट ईयर की एक और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ आपके पास बेटा हाजिर हैं। और आज हम केमिकल काइनेटिक्स का ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट करेंगे। हो सकता है दो पार्ट्स में चला जाए, बहरहाल पॉसिबल है। तो इससे हमने काफ़ी हद तक जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर अब हमने करनी है। तो इनमें अगर दो पार्ट्स में हुआ तो मैं दो में कर दूंगा, अगर एक पार्ट्स में होता है तो फिर एक पार्ट हम आज कर लेते हैं। तो आज हम इसी केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। यानी एक केमिकल रिएक्शन है तो उस पर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं, तो हम इनको पूरी डिटेल के साथ आज यहां से हम स्टार्ट लेते हैं और इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट करेंगे। उनमें सबसे पहला फैक्टर होगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, पहली चीज होगी। उसके बाद जो है वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये होगा। और उसके बाद अब इसमें काफी सारी बातें आ जाएंगी। पहले हम इन दो फैक्टर्स को देख लेते हैं, फिर हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर होगा, किसका होगा, वो है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, ये होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। उसके बाद कैटलिस्ट का इफेक्ट होगा। और इस तरीके से हम दूसरे भी यानी जो हैं इनके फैक्टर्स करेंगे। तो ये मोस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं। ये नॉर्मली ये फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इन फैक्टर्स को हमने देखना है और ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट काउंट होते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और इन फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज के ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं और किस तरह से ये इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा फैक्टर होगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो फर्स्ट हमारा फैक्टर होगा दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अमूमन कुछ रिएक्शन है जो रिएक्टेंट्स के बेसिस पर डिसाइड होते हैं। आपको पता है कुछ आमतौर पर चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये प्रोड्यूस करेगा 2 मोल्स HCl के। अब ये आपने रिएक्टेंट्स जो उठाए वो भी क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। और आप इनमें से जो प्रोडक्ट ले रहे हो वो भी क्या हैं, वो भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए बनते हैं। तो इसलिए याद रखो, जहां मॉलिक्यूल्स बनेंगे रिएक्शन कौन सा कहलाएगा, कोवेलेंट रिएक्शन। तो फिर अब ये दोनों बातें यानी जहां मॉलिक्यूल बन रहे हैं एटमों में से या मॉलिक्यूल्स में से, तो आप रिएक्शन को क्या बोलते हो, कोवेलेंट रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, एक टाइप ऑफ रिएक्शन जो है उसको कोवेलेंट रिएक्शंस कहा जाता है। क्यों कि यहाँ मॉलिक्यूल ही रिएक्ट करते हैं या नॉन मेटालिक एटम रिएक्ट करते हैं और फिर ये बनाते भी क्या है, मॉलिक्यूल्स ही बनाते हैं। तो पहली चीज कोवेलेंट रिएक्शन है। अब दूसरा रिएक्शन मैं आपको बताता हूं। दूसरा रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कौन सा वाला है, नंबर 2। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो है नंबर 2 वाला, उसमें क्या होगा कि हम मेटल उठा रहे हैं और दूसरा हमने यहाँ मॉलिक्यूल उठाया, लेकिन
यहां रिएक्शन कुछ और तरीके से चला। इस रिएक्शन के दौरान केटाइन बने, एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, दूसरा एनाइन बना, मॉलिक्यूल टूट गया लेकिन आइन बन गया। अब समझ लो कि ये जो है ये ऑलमोस्ट आइंस थे और ये कंबाइन हो गए। अब कंपाउंड हमें जो मिल रहा है वो आयोनिक कंपाउंड। क्या है वो? आयोनिक कंपाउंड। और ऐसा रिएक्शन के जिसके दौरान होता क्या है, अमूमन अमूमन क्या बनते हैं, आमतौर पर आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं। उन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? आयोनिक रिएक्शंस बोलते हो। तो याद रखो ये जो आयोनिक रिएक्शंस हैं ये जनरली, ये नॉर्मली बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं, लेकिन कोवेलेंट रिएक्शंस जो है, कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है, ये हमेशा स्लो चलते हैं। क्या करते हैं? स्लो चलते हैं। तो इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हमारे पास यानी दी रेट ऑफ कोवेलेंट रिएक्शंस, यानी जो कोवेलेंट रिएक्शंस हैं ये आमतौर पर आर स्लोवर, ये बहुत स्लो चलते हैं एज कंपेयर्ड। किससे कंपेयर कर रहे हो? कंपेयर्ड टू आयोनिक रिएक्शंस। तो हमें ये चीज याद रखनी है, यानी सिंपल वर्ड्स में कोवेलेंट बॉन्ड बनना, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बनना कोवेलेंट रिएक्शंस कहलाता है। तो कोवेलेंट रिएक्शंस जो हैं ये हमेशा क्या होंगे? ये स्लोवर होंगे, ये स्लो होंगे। लेकिन उसके मुकाबले में आयोनिक क्या रिएक्शंस जो हैं, आयोनिक रिएक्शंस जो हैं ये निस्बतन क्या होंगे? ये फास्ट होंगे। तो ये फास्टर होते हैं। कोवेलेंट रिएक्शन स्लो होंगे और आयोनिक रिएक्शन फास्ट होंगे। तो आप कभी भी कोई रिएक्शन देखते हो तो बस इतना जान लो कि वहां आइंस तो नहीं बन रहे। आइंस बन रहे हैं तो इसका मतलब है आयोनिक कंपाउंड बनेंगे, और अगर आयोनिक कंपाउंड बनेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा। और जहां देखो कोवेलेंट रिएक्शंस हैं, मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एटम रिएक्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल बन रहे हैं, कोई आयन नहीं है, तो रिएक्शंस क्या होंगे? ये स्लोवर होंगे। तो इसका मतलब है हमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट से अंदाजा हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कहां बढ़ रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन कहां पे कम हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है, हम आते हैं इसी में रेट ऑफ रिएक्शन पे बात चलेगी, रेट ऑफ रिएक्शन को ही फॉलो अप करेंगे। तो वो हमारा पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड कोलिजन कोलिजन थ्योरी। क्या बोलते हो? कोलिजन थ्योरी बोलते हो। अब कोलिजन थ्योरी भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकती है, और ये थ्योरी बताएगी कि एक रिएक्शन स्लो चलेगा, फास्ट चलेगा या मतलब मॉडरेट होगा। तो हमें यानी दिस थ्योरी, ये वाली जो थ्योरी है एक्सप्लेन्स, ये हमें बताती है, एक्सप्लेन्स द रेट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बताती हैं इन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ collisions of reactant molecules, यानी जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके कोलिजन के बेसिस पर ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा। क्यों? इसकी वजह बताते हैं आपको, इसको क्लियर करते हैं हम। तो याद रखें कोलिजन थ्योरी जो है ये हमेशा, कोलिजन थ्योरी जो होती है ये हमें आमतौर पर ये बताती है, देखो लेट सपोज रिएक्टेंट ए है, अब ये
इसके साथ जुड़ा हुआ है दूसरा रिएक्टेंट ए, यानी एक मॉलिक्यूल। अब इसका रिएक्शन हो रहा है रिएक्टेंट बी के साथ, और यहाँ दूसरा रिएक्टेंट बी है। तो अब हमें देखना है कि ये प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, ए का बी के साथ और बी का बी ए के साथ क्या होगा, कोलिजन होगा। तो फिर जब ये कोलाइड करेंगे, अब देख लो, ए का कोलिजन बी के साथ होगा, और ये जब कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, जब इनका आपस में क्या होगा, कोलिजन होगा या कोलिजन्स होंगे, तो फिर समझ लो कि अब रिएक्शन स्टार्ट हो गया या रिएक्शन शुरू हो गया, और प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है एक रिएक्शन को स्टार्ट करना है तो रिएक्टेंट्स के एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए, कोलिजन्स होने चाहिए। अब ये कोलिजन्स जो हैं बहुत बड़े काम के हैं। इन ही कोलिजन्स के जरिए आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अब हम यहां से बस छोटा सा पॉइंट नोट करेंगे और फिर कोलिजन्स की बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। यहां पर हम कह सकते हैं कि ईच ईच रिएक्शन, हर किस्म का हर एक रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स बाय कोलिजन्स, यानी कोलिजन से स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स बाय कोलिजन्स ऑफ रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स, आयंस और या फिर फ्री एटम्स, यानी ये फ्री एटम्स भी हो सकते हैं, ये आयंस भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कोई रिएक्शन स्टार्ट होगा तो दो रिएक्टेंट्स के लिए ये लाजिम है कि वो आपस में क्या करें, कोलिशंस करें, और जब ये आपस में कोलिशंस करेंगे तो ही हमें कोई ना कोई इनमें से क्या मिलेंगी, प्रोडक्ट्स मिलेंगी। याद रखना, प्रोडक्ट्स का मिलना सिर्फ और सिर्फ कोलिजन्स के बाद ही पॉसिबल है। ठीक, अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें देखना पड़ेगा कि ये कोलिजन्स कहां इफेक्टिव होंगे, कहां काम के होंगे, और कहां पर ये कोलिजन्स काम के नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट्स के कोलिजन हो जाएं तो प्रोडक्ट बन जाएगी। हाँ, कोलिजन के बगैर तो प्रोडक्ट नहीं बन सकती, लेकिन ये कोलिजन्स कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, किस टाइप के होंगे, फिर हम जस्टिफाई कर लेंगे कि भाई अब रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे यानी हमने अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोलिशंस हमने देखना है कि कोलिशंस जो हैं वो आम तौर पर कितने टाइप्स के होंगे। नंबर 1, पहले कोलिशंस जो हैं वो होंगे अलाइंड कोलिशंस। क्या होंगे, अलाइंड कोलिशंस। अलाइंड कोलिजन से हमारी क्या मुराद है, अलाइंड कोलिजन से हमारी मुराद है कि जब दो रिएक्टेंट्स ए, सपोज ए है, दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है, बी है। अब ये इस तरफ मूव करके आ रहा है और ये इस तरफ मूव करके आ रहा है, लेकिन इतना जरूर याद रखना है कि ये दोनों बिल्कुल 180 डिग्रीज पर आमने सामने आ रहे हैं। कितने डिग्रीज पर हैं, 180 डिग्रीज पर। अब ये 180 डिग्रीज पर आमने सामने आए और इनका आपस में क्या हो गया, कोलिजन हो गया। ठीक है, 180 डिग्रीज पर इनका आमने सामने कोलिजन हो गया,
और जब 180 डिग्रीज पर इनका आमने सामने कोलिजन हुआ तो फिर समझ लो ये 100% क्या है, पॉसिबल है कि हमारी प्रोडक्ट बन जाएगी। क्या होगी? प्रोडक्ट बन जाएगी। तो कोलिजन्स जो हैं वो बिल्कुल 180 डिग्रीज पर ऑपोजिट डायरेक्शंस में मॉलिक्यूल्स के हो जाएं तो फिर ये अटैच हो जाएंगे और रिएक्टेंट से क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगी। अब अगर हम फर्ज करो कोलिजन इन अलाइंड है, इन अलाइंड है, कैसे? मिसाल के तौर पे ये देखें, ये रिएक्टेंट ए है, ठीक है। अब रिएक्टेंट ए यूं इस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन, ठीक है। और उसके बाद ये है रिएक्टेंट बी और ये यूं इस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन। तो फिर क्या होगा? ये मॉलिक्यूल फर्ज करो यहां पहुंचा, यूं चलता आया ए, अब इसने तो इधर ही जाना है ना, इस तरफ ही जाना है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन और ये जो है ये इसने इस तरफ ही जाना है। तो यहाँ पे ये बी आता है और ये देखो बी का इसके साथ कोलिजन हो जाता है। अब क्या होगा? अब ए जो है इससे कोलाइड करके इस तरफ, यहां इस तरफ मुड़ जाएगा और बी इससे कोलाइड करके इस तरफ यूं टकरा के, अब ये देखो ये यूं आके ये टकराए और इसके टकराने के बाद ये थोड़ा इधर हो गया और ये इधर हो गया। तो इसका मतलब है अब ये कोलिजन्स जो हैं इन अलाइंड है, यानी ये बिल्कुल 180 डिग्रीज पर नहीं हो रहा। इन अलाइंड कोलिजन्स हैं, यूं आ रहे हैं, यूं आ रहे हैं, टकराते हैं। तो फिर इसका मतलब है यहां पर नो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है पहली चीज जो है वो कोलिजन्स का अलाइंड होना, ये सबसे बड़ी चीज है। डायरेक्ट 180 पर हो, अगर एक 90 पे जा रहा है दूसरा 60 पे जा रहा है तो ये कोलिजन काम के नहीं है, भले टकराएंगे लेकिन इफेक्टिव नहीं है, प्रोडक्ट नहीं बनेगी। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज, इनअलाइंड कोलिजन कभी भी प्रोडक्ट नहीं देते हैं, प्रोडक्ट नहीं देते हैं। तो फिर अब के बार हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम देखेंगे तो उसमें क्या है, वो है नंबर थर्ड फैक्टर है एनर्जेटिक, एनर्जेटिक कोलिशंस। कौन से कोलिशंस हो? एनर्जेटिक कोलिशंस हो। तो फिर जब एनर्जेटिक कोलिशंस होंगे, मिसाल के तौर पे ए आ रहा है पर इसके पास एनर्जी क्या है? लोअर है, बहुत कम एनर्जी है, लोअर एनर्जी। ये बिल्कुल अलाइंड है, ये भी अलाइंड है, 180 पे आ रहा है, ये भी 180 पर आ रहा है, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन दोनों के पास लोअर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, बहुत थोड़ी है। तो फिर समझ लो ये कोलाइड जरूर करेंगे, ठीक है, ए और बी कोलिजन्स जरूर होंगे लेकिन इनइफेक्टिव होंगे। अब ये ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा, इसका मतलब है नो प्रोडक्ट। तो कोलिजन्स के लिए लोअर एनर्जी पे कोलिजन्स होंगे तो ये काम के नहीं है, इनसे कोई प्रोडक्ट आप तवक्को ही ना रखो कि प्रोडक्ट बनेगी, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगी, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करते हैं? अब इन कोलिजन्स को अगर इफेक्टिव बनाना है, क्या करना है? इफेक्टिव बनाना है। अब समझ लो दोनों की एनर्जी बढ़ाओ, काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जो नॉर्मल एनर्जी से ज्यादा हो, एवरेज एनर्जी से ज्यादा। अब ये टकराएंगे और ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, कोलिजन हो जाएंगे और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट बनाने के लिए लोअर एनर्जी के कोलिजन काम के नहीं, ये हायर एनर्जी के कोलिजन जो हैं
ये काम के हैं, ये इफेक्टिव हैं और इनसे आप प्रोडक्ट की तवक्को रखो, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। चलो भाई, अब एनर्जी या एनर्जेटिक कोलिजन्स जो थे वो भी काम के हैं, हमें कोलिजन थ्योरी बता रही है। सही हो गया। चले बेटा, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि एनर्जी भी पूरी है, ठीक है, और कोलिजन भी अलाइंड है, ठीक है। अब ये 180 पे आ रहा है, ये भी 180 पे आ रहा है, और ये देखो ये भी 180 पे आ रहा है और ये भी 180 पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन इनके, ठीक है, कोलिजन भी अलाइंड है, अलाइंड भी हैं, ठीक है, अलाइंड कोलिजन्स हैं। उसके बाद हाई एनर्जी भी है, हायर एनर्जी वाले कोलिजन्स हैं, फिर भी यहां पर कोलिजन्स हो गए, लेकिन आपको यहां पर बेटा क्या है, ए का ए के साथ और बी का किसके साथ, बी के साथ क्या हुआ, कोलिजन हुआ, बट नो प्रोडक्ट्स। लेकिन आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगी। भाई क्यों नहीं मिलेंगी प्रोडक्ट्स? क्योंकि क्योंकि सेम ए से टकरा रहा है, बी बी से, अपने ही मालिक्यूल से टकरा रहे हैं, तो प्रोडक्ट का चांस ही नहीं है ना। ये ए का बी से कोलिजन हो तब इफेक्टिव है। तो आप सब चीजें मेंटेन कर दी, कोलिजन भी इफेक्टिव हो गए, एनर्जी भी हायर हो गई, ठीक है, अलाइंड कोलिजन भी हो गए, लेकिन लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन फिर भी स्लो है, प्रोडक्ट कम बन रहा है। वजह क्या बनी? वजह फिर ये है, ये भी है कि सेम मॉलिक्यूल्स के ज्यादा कोलिजन हो रहे हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलिजन कम हो रहे हैं। तो ये वजह हो सकती है, ये वजह है जिसके बेसिस पर आप ये बोल सकते हो, आप ये कह सकते हो कि क्या होगा, यही होगा। फिर हमारे कोलिजन इनइफेक्टिव होंगे, प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगी या रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि कोलिजन थ्योरी ने हमें एक्सप्लेन कर दिया, वजाहत कर दी कि भाई कोलिजन के बगैर प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। लेकिन ये भी है कि कोलिजन्स जो है ना वो क्या होने चाहिए, वो काम के हों, इफेक्टिव हों, प्रोडक्टिव हों। इफेक्टिव प्रोडक्टिव कोलिजन कौन से हैं? अलाइंड भी हों 180 पर, एनर्जी भी हाई हो, और उसके बाद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के कोलिजन हो। तो ये चीजें प्रोडक्ट्स बना सकती हैं। अगर इनमें ये चीजें अगर ऑपोजिट हो गई तो फिर हमारी प्रोडक्ट के चांसेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये था हमारा कोलिजन थ्योरी का कंसेप्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, एक और हमारे पास जो है वो है आमतौर पर फैक्टर, वो है नेक्स्ट इसी का नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में आएगा, वो है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद हमारे पास है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इसके अलावा फिर हमें एक्टिवेशन एनर्जी, यानी नेक्स्ट इसी में एंड, और फिर क्या लोगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, अब ये चीजें हैं जो आमतौर पर, ये तीन चीजें हमने एक साथ स्टडी करनी, एक साथ इनकी बात करेंगे। ट्रांजिशन स्टेट बाद में आएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बाद में आएगा। जो मैंने एंड में लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी, ये सबसे पहले आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, या एक्टिवेशन एनर्जी से क्या मुराद है? बात यहां से शुरू होती है। कोई भी रिएक्शन है, उनके रिएक्टेंट्स के पास अगर ये एनर्जी है ना, तो रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे, चेंज होना शुरू होंगे, आगे रिएक्शन चलेगा।
अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं है ना आपके पास, तो फिर समझो रिएक्टेंस के पास नहीं है।